अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ये वाला वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए है। तो 10th क्लास स्टूडेंट्स जो अब अपियर होने जा रहे हैं मार्च अप्रैल के महीने में एग्जाम्स में, तो उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे एक पोइम की जो सीरियल 4 पर आती है आपकी टेक्स्ट बुक में, और इस पोइम का टाइटल क्या है? स्नो ड्रॉप एज इज विजिबल ऑन द स्क्रीन। सो स्नो ड्रॉप है पोइम का टाइटल, और लिखने वाला शायर जो पोइट है वो है टेड ह्यूज। तो जिगर मेरे, मैं आपसे यहाँ पर बात करना चाहूंगा। सबसे पहले दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पहली, ये जो स्नो ड्रॉप है हमें समझना पहले ये होता क्या है। आपके जहन में स्नो ड्रॉप वर्ड सुनते ही बहुत सारे आइडियाज आ सकते हैं। शायद स्नो ड्रॉप ऐसी चीज है जो स्नो से रिलेटेड है, लाइक स्नोफ्लेक्स, स्नोफॉल, स्नोमैन। सिमिलरली स्नो ड्रॉप, तो लगता है कुछ कनेक्शन है इसका स्नो के साथ, बर्फ के साथ। हम कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, सो वी आर बेटर एक्सपीरियंस टू स्नो, फ्रॉस्ट, चिल दैट प्रिवेल्स ड्यूरिंग विंटर्स। तो स्नो ड्रॉप सबसे पहले आपको याद रखना है, एक्चुअली ये स्नो ड्रॉप नहीं होता है मतलब स्नोफॉल। ये एक फ्लावर का नाम है, एक फ्लावरिंग प्लांट का भी नाम है, ठीक है। तो फ्लावरिंग प्लांट होता है एक व्हाइट कलर का फ्लावर, इसके ऊपर ब्लूम होता है एंड इट ग्रोज ड्यूरिंग विंटर्स। सुनने में थोड़ा अजीब है। यूजुअली फ्लावर्स ब्लूम होते हैं व्हेन देयर इज समर मंथ्स और मे बी समटाइम्स ड्यूरिंग स्प्रिंग मंथ्स, लेकिन स्नो ड्रॉप एक ऐसा वाइल्ड फ्लावर है जो ब्लूम होता है when there is chill, when there is frost, there is snow, and not all around the world, in some European countries. तो टेड ह्यूज, मैं यहाँ पर इसको मैंने पढ़ा टेड ह्यूज, मैंने बोला था इसके हवाले से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और उसके हवाले से मैं बोलूंगा जो शायर का नाम है इसको ह्यूजेस नहीं पढ़ना है, इसके नाम को हम पढ़ते हैं ह्यूज, टेड ह्यूज। सो टेड ह्यूज वाज एक्चुअली एन अमेरिकन पोएट। पूरी डिटेल है आपकी बुक के ऊपर, व्हेन ही वाज बोर्न, whom he was married to, okay, it is written there, everybody can read that out. But जो पोएम के अंदर कंटेंट है सिर्फ एक 8 लाइंस की मतलब पोएम है। इसका जो कंटेंट है मैं समझता हूँ इसको समझने में बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको थोड़ा लगता है कि मुश्किल है, बट इट इज नॉट सो मच डिफिकल्ट एज यू थिंक। इस वाले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस पोएम के हवाले से मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊं ताकि आप इसको समझें। तो सबसे पहले आपको जहन में रखना है सिर्फ 8 लाइन्स की पोएम है। इफ यू काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक ऐसा स्टेंजा जो यूजुअली 8 लाइन्स का हो इसको हम कह सकते हैं ऑक्टेव। ओके, सो ऑक्टेव, तो ऑक्टेव होता क्या है? अ स्टेंजा दैट कंसिस्ट्स ऑफ 8 लाइन्स। द पोएम इज इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल ऑक्टेव। You will not find any other stanza in this poem. It is written as a whole in a single stanza. Okay? So Ted Hughes जो इंस्पायर हुआ इस फ्लावरिंग प्लांट को देखकर कि यार ये ब्लूम होता है मतलब उस टाइम जब बहुत चिल होता है, जब फ्रॉस्ट होता है, स्नो होता है। एंड यूजुअली हमारी मतलब जो आइडियोलॉजी है, जो हमारी सोच, उसके हिसाब से लगता है कि शायद टोटली इम्पॉसिबल है कि ये फ्लावर क्या ब्लूम होगा ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन देयर इज पिच डार्कनेस, when there is a lot of chill and frost and snow। लेकिन फिर भी उसने मतलब जब देखा ये फ्लावर ब्लूम हो चुका है और ये फ्लावर ब्लूम होता है सम इंचेस ऑफ स्नो को क्रॉस करके, है उसको पार करके, उसको तोड़ करके, पेनिट्रेट करके बाहर निकलता है, और उसके बाद ये फ्लावरिंग प्लांट जो है ग्रो करके उसके ऊपर आते हैं व्हाइट कलर के फ्लावर्स। तो इसी वजह से शायर जो है इंस्पायर हुआ और उसने ये नज्म लिखी, ठीक है। तो इस पोएम के अंदर अगर आप चेक करेंगे जो पोएम का सबसे पहले मतलब ऊपर एक इंट्रोडक्शन लिखा गया है कि इसमें बात किस पर होगी, वहां पर शायर क्लियरली बोलता है कि ये जो नेचर होता है, नेचर, ठीक है, ये 2 टाइप का मतलब इसमें 2 फेजेस हैं, इसमें 2 टाइप के एस्पेक्ट्स हैं। अगर नेचर क्रिएटर है, एट द सेम टाइम इट इज डिस्ट्रॉयर, ठीक है। अगर क्रिएटर की हम बात करेंगे और डिस्ट्रॉयर की बात करेंगे, ये सारा जो है अल्लाह के हाथ में है, ठीक है। लेकिन आपको पता ही है कि कभी कभार हालत ऐसे क्रिएट किए जाते हैं, अल्लाह ऐसे हालत क्रिएट करता है कि वो मतलब लगता है कि जैसे नाराज है और डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाता है। द विजिबल एग्जांपल इज द गस्टी विंड्स दैट ब्लू सम डेज बिफोर इन कुलगाम एंड शुपिन डिस्ट्रिक्ट्स। हाउ मच हैवक देयर टुक प्लेस, हाउ मच डिस्ट्रक्शन टुक प्लेस देयर।
So Allah knows better what is in store for us. तो दूसरी चीज होती है, ये तो है मतलब डिस्ट्रॉयर, दूसरा होता है क्रिएटर, वी नो इट बेटर। ओके, जो अल्लाह है वो क्रिएटर भी है, हर एक चीज को पैदा करने पर उसको ताकत है ना। तो उनका जो फरमान होता है कौन बन जा फयकून, तो वो चीज बन जाती है। लेकिन चूंकि शायर जो है ही इज नॉट ए मुस्लिम, हम उस पर्सपेक्टिव से यहाँ पर पढ़ते हैं नेचर। एक्चुअली इनफैक्ट जो हम नेचर की बात करेंगे तो ये सारी चीजें पैदा करता है किसकी, अल्लाह की। ओके, फॉर एवरीथिंग। ओके, मतलब वो कोई चीज ही नहीं है जो अल्लाह ने पैदा नहीं की है, एवरीथिंग जो नेचुरल की हम बात करते हैं। तो ये कहते हैं नेचर जो है ये क्रिएटर भी है, ये डिस्ट्रॉयर भी है। लेकिन इसने यहाँ पर थोड़ा डिस्ट्रक्टिव मोड की बात की है। ड्यूरिंग विंटर्स क्या होता है, ये सीजन जो है बहुत हॉस्टाइल होता है, बहुत ज्यादा डेंजरस, बहुत ज्यादा वायलेंट। ये हम देखते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा चिल होती है, सर्दी होती है ना, गस्टी विंड्स आती है, एंड फ्रॉस्ट इज देयर, लॉट ऑफ स्नोफॉल टेक्स प्लेस। तो इस दौरान जो मतलब क्रीचर्स होते हैं दे सफर अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, मगर सरवाइव करना है, उसके लिए स्ट्रगल करना है। तो इसमें भी कुछ बात चलेगी कुछ क्रीचर्स की, ठीक है, और स्नो ड्रॉप की बात चलेगी इसके अंदर। मैं सारी बातें आपको बोलूंगा कि इसने किस तरह रिप्रेजेंट किया है इस पूरी नज्म को। इसके अंदर नज्म के अंदर उसने बयान किया है कि किस तरह एक विंटर जो होता है ये बहुत हॉस्टाइल होता है, ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है और हार्श होता है। सबसे पहले शायर जो कहता है नाउ इज द ग्लोब श्रंक टाइट, राउंड द माउस इज झाड़ विंटरिंग हार्ट, विजिलेंट क्रो as if molded in brass, move through an outer darkness, not in their right minds, with other deaths too. Okay, तो पहले मैं यहां तक इसकी मीनिंग बोलूंगा आपसे। मैं अर्ज करना चाहूंगा, शायर जो कहते हैं नाउ इज अ ग्लोब श्रंक टाइट, ठीक है। अब अगर देखेंगे, सबसे पहले बात, इससे पहले मैं एक्सप्लेन करूं पोएम की या नज्म की एक खासियत क्या होती है इंग्लिश के अंदर। सबसे बड़ी बात ये होती है कि every line, each line of a poem starts with a capital letter. You can see N, R, W, M, R, S, B, H. Every letter, every first letter of every line, each letter of each line has been started with a capital letter. तो क्यों लिखा गया इसको कैपिटल के अंदर, ये रीजन है। आप अगर पढ़ेंगे यूज ऑफ कैपिटल लेटर, उसमें से एक यूज ये भी आता है कि पोएम की हर एक लाइन लिखी जाती है कैपिटल लेटर से, ठीक है। उसको स्टार्ट करना आपको कैपिटल लेटर से। हालांकि प्रोज में ये चीज नहीं होती है, प्रोज में हर एक लाइन कैपिटल से स्टार्ट नहीं होती है। दिस इज स्पेशल अबाउट पोएट्री, ठीक है। तो इंग्लिश पोएट्री के अंदर ये चीज होती है। तो शायर कहते हैं नाउ इज द ग्लोब श्रंक टाइट, यहां से ग्लोब से मुराद है सीधा वर्ल्ड। हालांकि अगर आप देखेंगे जो ग्लॉसरी है, जो वर्ड मीनिंग्स है, इस पोएम की जो लास्ट में लिखी गई है ग्लॉसरी है वर्ड मीनिंग्स, वहां लिखा है ग्लोब रेफर्स टू स्नो ड्रॉप और स्नो ड्रॉप मेटाफोरिकली। लेकिन यहां पर मैं कहना चाहूंगा आपको जो ग्लोब यहां पर है इट मींस वर्ल्ड। तो पूरी जो मतलब वर्ल्ड है विंटर की वजह से क्या हुआ है, श्रिंक टाइट। श्रिंक होता है सिकुड़ना, मतलब अब तक आप देखेंगे तो विंटर से पहले क्या था, बिल्कुल मतलब ओपन था हर एक चीज, आप कहीं पर जा सकते थे। समर ट्रिप्स हो गई, समर कैंपिंग हो गई, ठीक है। तो लोग गए दूर दूर एरियाज में, कोई लद्दाख गया, कोई और जगह पर गया घूमने। लेकिन जो ही विंटर्स आते हैं, जो ही मतलब सर्दियां बढ़ती हैं, बर्फबारी होती है, फ्रॉस्ट होता है, ठीक है, स्लिप होती है सड़क के ऊपर, चलने में दुश्वारी होती है। तो यूजुअली क्या होता है, इंसान नहीं बल्कि हर एक जो भी क्रीचर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी उन हैबिटेट्स के अंदर बन रहे। अगर कोई मतलब अपने इस होल के अंदर है वो वहीं पर रहता है, अगर कोई नेस्ट में है तो वो नेस्ट के अंदर रहता है, अगर कोई घरों के अंदर बैठा है तो वो घर के अंदर ही प्रेफर करता है बैठना। तो ये होता है नाउ इज अ ग्लोब श्रंक टाइट, दैट मींस मोशन मूवमेंट ऑफ एवरी क्रीचर हैज कम टू अ हॉल्ट। हर एक चीज जो है, हर एक क्रीचर जो है, हर एक लिविंग थिंग जो है लगभग वो कोशिश कर रहा है कि वो अपने उस रहने की जगह से बाहर ना निकले, जिसकी वजह से ये श्रिंक हुआ है पूरा वर्ल्ड। जब आप बाहर नहीं जा पाओगे हैं, टेक द एग्जांपल ऑफ कोविड-19, दुनिया बिल्कुल वैसी ही थी लेकिन सिकुड़ गई बिकॉज नोबडी कुड गो आउट एट दैट टाइम। ओके, schools were closed, even the markets were deserted, so everything was closed there. You can see even the shops, markets, business sector, everything was closed at that time. दुनिया वही थी, एरिया वही था पूरी वर्ल्ड का, लेकिन श्रिंक हो गया था, ठीक है। तो ऐसी शायद यहाँ पर कहा है नाउ इज अ ग्लोब श्रंक टाइट। एक मेटाफर के एतबार में इसने यूज किया है
कि ये जो एक चीज थी ना, जैसे बड़ी थी तो अब सिकड़ कर रह गई। ठीक है, एक एग्जाम्पल बलून। तो अगर आप बलून देखते हैं, अगर उसके अंदर जो एयर हम भर रहे हैं, अगर उसको हम फिर वापस उस एयर को बाहर निकालेंगे तो वो सिकुड़ कर बहुत ज्यादा मतलब कम उसका एरिया बन जाता है। ऐसी अब तक दुनिया क्या थी? एक्सपैंडेड, एक्सटेंडेड, हर एक और बिल्कुल मतलब ओपन वेज थे, तो लोग जाते थे, क्रीचर्स जाते थे, घूमते थे। बट नाउ ड्यू टू द ऑनसेट ऑफ विंटर, ड्यू टू हार्श वेदर, ड्यू टू होस्टाइल वेदर, every creature is actually confined to four walls। यह है इसकी मीनिंग, नाउ इज अ ग्लोब श्रंक टाइड। तो शायर ने क्यों लिखा नाउ? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग नाउ? इसका मतलब है अब तक जो था ये मामला नहीं था। अब तक जो था राहें बिल्कुल ओपन थी, मेडोज ओपन थे, ग्रासलैंड्स ओपन थे, हैं, या जो भी हिल रिजॉर्ट्स हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, दे वर ओपन। इवन मतलब एवरी क्रीचर वुड एंजॉय लाइफ। लेकिन जैसे ही विंटर आया तो नाउ उसके बाद ये सारा चीज हो गया, हाँ, ये सारी मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। तो अब शायर ने यहाँ पर यूज किया है क्रीचर का, माउस का। ठीक है, तो लिखा है राउंड द माउस इज डल विंटरिंग हार्ट। सबसे पहले वो बात करता है एक क्रीचर की, दैट इज माउस। तो क्रिएचर नहीं पढ़ेंगे आप, हाँ, क्रीचर, दैट्स व्हाई आई प्रोनाउंस इट एज क्रीचर। तो राउंड द माउस इज डल विंटरिंग हार्ट। तो हार्ट ये आपको पता ही है किसी भी लिविंग क्रीचर के अंदर, हाँ, इसने तस्करा किया यहाँ पर एक क्रीचर का, दैट इज माउस। तो इसका जो हार्ट है विंटरिंग या डार्लिंग विंटरिंग हार्ट, दैट मीन्स इसका जो दिल है, जो धड़कने की स्पीड थी वो लगभग धीमी पड़ चुकी है। सो डार्लिंग विंटरिंग हार्ट सिंपली मीन्स द हार्ट ऑफ द माउस डज नॉट बीट एट इट्स रेगुलर पेस। ठीक है, उसमें थोड़ा बदलाव आया है, अब वो थोड़ा स्लोली, ठीक है, थोड़ा स्लोली बीट हो रहा है, जिसकी इंडिकेशन यह है कि शायद अब इसका बचना क्या है, नामुमकिन। क्योंकि जब हार्ट की पल्स मतलब जो हार्ट बीट रेट होती है, जब ये एक्सेलरेट हो जाए, इंक्रीज और डिक्रीज, दोनों केस में क्या होता है, जो लिविंग क्रीचर है उसका खतरा होता है लाइफ का, है ना। तो इस वजह से इस माउस का जो मतलब हाल है बिल्कुल बेहाल हो चुका है। सो अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 आपकी टेक्स्ट बुक पर, वहां लिखा है व्हाट हैज डल्ड द माउस हार्ट। तो आप लिखेंगे सीवियर विंटर या हार्श विंटर हैज एक्चुअली reduced the horizon of this creature, it has dulled his heart। तो इसकी दिल पर बहुत ज्यादा असर पड़ चुका है। उसके बाद दो और क्रीचर्स का जिक्र हो रहा है, वीजल एंड क्रो। ये भी दो और क्रीचर्स हैं, आप देख सकते हैं अगली अपनी बुक के नेक्स्ट पेज पर, वहां एक वीजल की पिक्चर है। ठीक है, ये एक सुकविरल फैमिली से ताल्लुक रखने वाला, गिलहरी की मतलब फैमिली से ताल्लुक रखने वाला एक रॉडेंट है। ठीक है, तो एक क्रीचर है सिंपली। तो क्रो ये आपको पता ही है, कौवा। ये दोनों जो हैं ये भी मतलब किस हाल में है, एज इफ मोल्डेड इन ब्रास। तो ये जो लफ्ज है मोल्डेड इन ब्रास, यहां पर इसको एज अ फ्रेज यूज किया गया है। एक फ्रेज की जो मीनिंग होती है इंडिविजुअल वर्ड से थोड़ा हटकी होती है। ठीक है, तो इसका मैं फुल माने आपको बताता हूं। मोल्डेड इन ब्रास का यहां पर मतलब है दे आर मोशनलेस, दे डोंट मूव एट ऑल। कौन कौन? शाबाश, वीजल भी और क्रो भी, वो दोनों बन चुके मोशनलेस। तो जो आप उससे पहले जिक्र है माउस का, उसका भी हाल वही है। ओके, द माउस कैन नॉट मूव नाउ। सिमिलरली वीजल एंड क्रो दे आर आल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। वो भी मतलब इस होस्टाइल वेदर की वजह से बहुत परेशान हो चुके हैं। मूव थ्रू एन आउटर डार्कनेस नॉट इन देयर राइट माइंड्स। तो वो राइट माइंड्स में नहीं है। नॉट इन देयर राइट माइंड सिंपली मीन्स दे आर एक्चुअली लॉस्ट समवेयर। सेंसेस काम नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली दे आर डाइंग, उनकी रूह जो है निकल रही है। दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग देयर इज डार्कनेस, दे डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। ठीक है, वो अंधेरे में है, दैट मींस उनका माइंड जो है वो एक्टिव नहीं है। और आगे लिखा है विद अदर डेथ्स टू, इसके अलावा और भी डेथ्स हो चुकी हैं। ठीक है, नॉट ओनली दिस वन। तो इस वाली वीडियो में मैं इतना ही आपको पढ़ा सकता हूं। मेरे एक और वीडियो का आप वेट करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो 2 आएगा इसका, हाँ, पार्ट 2 आएगा इसी पोएम का, मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा वो। तो एक और बार मैं आपके साथ लाइव हो जाऊंगा उस वक्त और आपको सिखाऊंगा। तो मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूंगा, अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरी आप यूट्यूब चैनल शबीर इंग्लिश सब्सक्राइब करना, उस पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी। इन एडिशन टू दिस मेरा एक फेसबुक पेज भी चलता है शबीर सर इंग्लिश, तो आप सर्च करके वहां पर भी उसको पेज को लाइक कर सकते हैं। तो और भी मतलब हेल्प के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं।